अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीक्स लेक्चर। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हमने सेट स्क्रूज़ और पावर स्क्रूज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये 2 वीक तक ये हमारा टॉपिक ये जो है चलेगा, ठीक है। जैसे हमने सबसे पहले शाफ्ट को हमने डिस्कस किया, उसके बाद हमने कीज़ को डिस्कस किया। तो जो हमारे नेक्स्ट 2 वीक्स हैं उसके अंदर हम सेट स्क्रूज़ को देखेंगे और पावर स्क्रूज़ को देखेंगे। जो आज का लेक्चर है वो ज़्यादा थ्योरेटिकल ओरिएंटेड होगा, उसमें हम बेसिक्स को कवर करेंगे, स्क्रूज़ को देखेंगे, सेट स्क्रूज़ को देखेंगे, पावर स्क्रूज़ को थोड़ा सा टच करेंगे। और जो इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट वीक लेक्चर होगा उसके अंदर हम देखेंगे डिफरेंट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और इस तरह से हम इसको लेके चलेंगे। सो ये हमारा जो है नेक्स्ट 2 वीक्स के लिए ये स्केड्यूल होगा। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है क्वेश्चन ये रेज होता है कि स्क्रू थ्रेड क्या चीज़ है, ठीक है। तो स्क्रू थ्रेड बेसिकली इज़ फाउंड बाय कटिंग अ कॉन्टिन्यूस हेलिकल ग्रूव ऑन अ सिलेंड्रिकल सरफेस। सो बेसिकली ये कहने का मकसद ये है कि हमारे पास अगर एक सिलेंड्रिकल सरफेस है, यानी कि अगर इस तरह का ये सिलेंड्रिकल सरफेस है और उसके ऊपर आप हेलिकल यूँ कटिंग करते जाएं, सो वो बेसिकली जो है जो आपके पास शेप बनेगी एंड में उसको हम स्क्रू थ्रेड बोलते हैं। और ये स्क्रू थ्रेड मिलके आपके पास पावर स्क्रू भी बनाते हैं और जो नॉर्मल स्क्रूज़ हैं या बोल्ट्स हैं और इवेंचुअली नट्स हैं वो तमाम जो हैं बेसिकली वो स्क्रू थ्रेड्स के अंदर ही फॉल करते हैं। सो अ स्क्रू इज़ मेड बाय कटिंग अ सिंगल हेलिकल ग्रूव ऑन अ सिलेंडर नोन एज सिंगल थ्रेडेड और सिंगल स्टार्ट स्क्रू, ठीक है। यानी कि अगर एक ही ये ग्रूव चल रहा है तो उसको जो है हम सिंगल स्टार्ट बोलते हैं। अभी हम आगे चल के देखेंगे डबल स्टार्ट भी होते हैं और ट्रिपल स्टार्ट भी होते हैं। एंड इफ अ सेकंड थ्रेड इज कट इन स्पेस बिटवीन द ग्रूव्स ऑफ फर्स्ट, अ डबल थ्रेडेड और डबल स्क्रू इज फॉर्म्ड। सो बेसिकली ये जो इसके दरमियान में गैप है, अगर इसके दरमियान में ही हम फर्ज करें कि इसके दरमियान में जो गैप है, अगर उसके दरमियान में हम यहाँ एक और थ्रेडिंग भी साथ चलाते रहें तो उसको जो है कह लें कि डबल स्टार्ट कहेंगे। अच्छा, दोनों में फ़ायदा ये होता है कि जो डबल स्टार्ट है बेसिक होता क्या है कि जब आपने नट को एक बार घुमाया तो वो डिस्टेंस डबल ट्रैवल करेगा अगर वो आपके पास डबल स्टार्ट है। सो इस वजह ये फ़ायदा बेसिकली होता है कि आपका जो ट्रैवल है जो एक लीड जिसे हम बोलते हैं स्क्रू का, कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन वन कंप्लीट राउंड फ्लिप। कि फ़र्ज़ करें कि ये आपके पास स्क्रू है और आपने यहाँ से नट स्टार्ट किया और बाद में जब आपने एक पूरा आपने जब एक बार उसे 360 रोटेट कर दिया तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो वो लीड कहलाता है। तो जो डबल स्टार्ट होते हैं या ट्रिपल स्टार्ट हैं, जो उनकी लीड है वो अब यानी कि इंक्रीज़ होती जाती है, 2 टाइम्स हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी। उसके बाद जो है जो ग्रूव्स हैं वो राइट हैंड भी हो सकते हैं, लेफ्ट हैंड भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके पास जो है ग्रूव इस साइड को बंद रहे हैं या फिर कुछ इस साइड को बंद रहे हैं, यानी कि यूँ टुवर्ड्स राइट हैं या फिर टुवर्ड्स लेफ्ट हैं। सो वो अभी हम आगे चल के डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद स्क्रूड जॉइंट बेसिकली मेनली कंपोज ऑफ 2 एलिमेंट बोल्ट और नट, हमने अभी डिस्कस भी किया। द स्क्रूड जॉइंट्स आर वाइडली यूज्ड वेयर द मशीन पार्ट्स आर रिक्वायर्ड टू बी रेडिली कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड विदाउट डैमेज टू द मशीन और द फास्टनिंग। सो बेसिकली हमारे पास ये एक कहने के टेम्परेरी फास्टनिंग है और इसको हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमने बेसिकली डिसकनेक्शन या कनेक्शन बहुत रैपिडली करना हो। अगर हम परमानेंट की बात करें तो रिवेट या वेल्डिंग वगैरह वो चीज़ें टाइम टेकिंग हो सकती हैं, तो स्ट्रेंथ वगैरह वो चीज़ें भी होती हैं। और से जो हमारे पास ये स्क्रू जॉइंट हैं ये रिलेटिवली कह लें कि ईजी टू हम रेडिली अवेलेबल और इजीली हम इसको कर सकते हैं। सो इस वजह से वाइडली यूज़ हैं। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं कि हाईली रिलायबल इन ऑपरेशन है, यानी कि आप बेसिकली आप इसको जब लगा लेते हैं तो उसके फैक्टर ऑफ सेफ्टी वगैरह को करके सो आपको वो केसेस नहीं होंगे जिस तरह हमारे पास वेल्डिंग के अंदर आते हैं कि आपके पास दरमियान में अगर स्लॉट्स या खाली कह लें कि जहाँ सही तरह वेल्ड नहीं हुआ वहाँ स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो जाएगी और वहाँ से मटेरियल ब्रेक हो सकता है, ठीक है। सो ये इस तरह के इशू नहीं है। इजी टू असेंबल एंड डिसअसेंबल हमने बात की। वाइड रेंज बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, लाजमी होता है नट एंड बोल्ट की डिफरेंट साइज में एप्लीकेशन डिफरेंट है। चीप टू प्रोड्यूस ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेसिकली आपके पास जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं कह लें कि हमारे पास डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं जिसमें ISO है, एक्मी है, NSI है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स हैं। इनफैक्ट सो उनके जो है कह लें कि हमारे पास स्टैंडर्ड मौजूद हैं। मसलन हम बात करते हैं कि M8 है, M5 है, M10 है, 12 है एंड सो ऑन, तो हमारे पास वो स्टैंडर्ड मौजूद है। सो इस वजह से हमें पता था कि यहाँ कौन से साइज़ का बोल्ट लगेगा।
जो नुकसान है इसका वो यही है कि आपके पास जो थ्रेडेड पोर्शन है वहाँ हमारे पास स्ट्रेस कंसंट्रेशन बन सकती है, जिसकी वजह से थ्रेड जो असेंबली है वो वनरेबल हो सकती है। क्योंकि देखें जब स्क्रू बनता है तो कुछ इस तरह की कह लें कि उसकी वो आपके पास शेप बनती है। तो ये जो बिल्कुल कोना है यहाँ जब मटेरियल लॉस हो रहा है तो लाजमी बात है यहाँ आपके पास स्ट्रेस कंसंट्रेशन आ जाएगी। सो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। इसीलिए जब भी इंडस्ट्री के अंदर आपने कह लें कि एक हब है या फिर आपने कहीं वो स्क्रूज़ वगैरह लगा के उनको डिसअसेंबल एक बार आपको कभी करना पड़े तो हमेशा ये रिकमेंड किया जाता है कि आप नए सेट ऑफ नट एंड बोल्ट वगैरह लगाएं, आपने पुराने नहीं लगाने। हो सकता है कि पुराने की लाइफ जो है वो नज़दीक पहुंची हो कि उसने कितने नंबर ऑफ साइकिल्स तक के लिए वो जो है ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। क्योंकि देखें जो भी चीज़ इन रोटेशन है उसके नंबर ऑफ साइकिल्स फिक्स हमें करने पड़ते हैं कि कितने नंबर ऑफ साइकिल्स के लिए। अब नंबर ऑफ साइकिल्स को फिर हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। अगर फ़र्ज़ किया कि 8 घंटे की शिफ्ट है और दो घंटे जो है 2 शिफ्टें लगती हैं एक इंडस्ट्री में या एक मशीन चल रही है, तो इसका मतलब है 16 घंटे इन ऑपरेशन है। फिर आप नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करेंगे कि कितने दिनों तक ये चल सकता है, तो आपको इवेंचुअली पता लग जाएगा कि आपने इतने अरसे के बाद इन चीज़ों को ओवरऑल ये चेंज करना है। सो खैर डैट वाज ऑन अ साइड नोट। आगे चलते हैं, नॉमेनक्लेचर पे आ जाते हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास एक चीज़ होती है मेजर डाया, ठीक है। मेजर डाया या फिर इसको नॉमिनल डायमीटर भी कहते हैं कि वो जो मैक्सिमम उसके पास जो डायमीटर हो सकता है आपके पास वो जो पीक तक आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद आपके पास है माइनर डायमीटर। माइनर डायमीटर है कि आपके पास बिल्कुल जो मिनिमम डायमीटर है, जिस तरह ये पॉइंट है, ये पॉइंट और जो ये पॉइंट मैंने ग्रीन से हाईलाइट किए, अगर इनके दरमियान मैंने डिस्टेंस निकालना हो तो वो मेरे पास माइनर डायमीटर होगा। उसके बाद आपके पास है पिच डायमीटर। तो पिच डायमीटर बेसिकली एक इमेजिनरी सर्कल होता है और इसकी बेसिक डेफिनेशन ये होती है कि ये एक ऐसा सर्कल है कि जो कि मेजर डायमीटर और माइनर डायमीटर को इक्वली कट कर रहा है या फिर दूसरे अल्फाज में बिल्कुल उनके दरमियान में लाए कर रहा है। तो ये एक इसकी कहने के एक बेसिक डेफिनेशन है। उसके बाद यहाँ आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी जो कि है पिच। पिच अगर आप देखो तो वो आपको बता रहा है कि 2 कंजेक्टिव ये जो हाई हैं इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो आपके पास है पिच, ठीक है। या फिर आप कह लो कि जो कंजेक्टिव क्रेस्ट होंगे उनके दरमियान डिस्टेंस। इसी तरह ये जो हॉलो है जो बिल्कुल बॉटम पार्ट है इसको हम रूट बोलते हैं, और जो ये हमारे पास इंक्लाइंड पार्ट ये बन रहा है इसको हम फ्लैंक बोलते हैं। उसके बाद 2 फ्लैंक्स के दरमियान 2 फ्लैंक्स के साथ हाँ जी ये जो एंगल है इसको हम कह लेंगे एंगल ऑफ थ्रेड। उसके बाद आपके पास यहाँ इनिशियली आप यहाँ से ये जो एंगल देख रहे हो, ठीक है, जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ है, इसको आप कह लें कि हम इसे स्लोप कहेंगे। उसके अलावा यहाँ ऐसा जो है कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमने यहाँ छोड़ी हो, ठीक है। 0.5 पिच ये बिल्कुल स्टार्ट में जहाँ से आपके पास स्टार्ट हो रहा होता है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कि पिच की डेफिनेशन क्या। सो पिच बेसिकली रेसिप्रोकल है 1 ओवर या फिर बेसिकली दैट इज इक्वल टू 1 ओवर नंबर ऑफ थ्रेड्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्क्रू। तो पिच बेसिकली हमारे पास जो है ये यहाँ से हम इसे निकाल सकते हैं। सो दैट इज़ बेसिकली पिच, ठीक है, कि आपके पास जो है पर यूनिट लेंथ जो है हमारे पास कितने नंबर ऑफ थ्रेड्स हमारे पास मौजूद है। सो यानी कि इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास जो है ये यूनिट लेंथ आपके पास ये 1 mm हो या 1 मीटर हो, फर्ज के 1 सेंटीमीटर इनफैक्ट, उसमें टोटल कितने नंबर ऑफ थ्रेड्स आ रहे हैं। सो बेसिकली वो आपके पास पिच आपके पास कहलाएगा, पिच कहलाएगा। सो उसका दूसरा हल ये होता है कि आप सिंपल जो है यहाँ इनके दरमियान डिस्टेंस अगर आप फाइंड आउट कर लेते हैं, सो आप वहाँ से भी आप ये इन्फर कर सकते हैं कि इसकी पिच कितनी होगी। सो आगे चलते हैं। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे कि लीड और पिच के बारे में, ठीक है। सो लीड हमारे पास होती है, लीड ऑफ द थ्रेड इज द डिस्टेंस दैट अ मीटिंग थ्रेड विल एडवांस एक्सियली इन 1 रेवोल्यूशन ऑफ द नट। सो फर्स्ट करें कि आपने नट यहाँ से टाइट करना शुरू किया और उसने जब आपने पूरा 360 डिग्री घुमाया, उसने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो उसका जो है हमारे पास लीड कहलाएगा। अच्छा, अब सिंगल जो थ्रेड है उसमें लीड विल बी इक्वल टू पिच, यानी कि बेसिकली 1 कंप्लीट राउंड फ्लिप में वो इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कि फ़र्ज़ किया कि वो यहाँ से अगर स्टार्ट हो रहा है, अगर ये ग्रीन पे आप देख रहे हैं तो वो एक कंप्लीट चक्कर के बाद वो यहाँ पहुँच जाएगा। सो ये डिस्टेंस आपके पास पिच मौजूद है, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो। सो सिंगल थ्रेड में लीड और पिच इक्वल होंगे। बट जो हमारे पास डबल
थ्रेड होता है या फिर टू स्टार्ट होता है, उसमें दो पैरेलल ग्रूव्स हैं। मसलन अगर आप गौर करो तो आपके पास एक थ्रेडिंग है जो कि कुछ इस तरह से आ रही है, ठीक है। यानी कि अगर आप यहाँ नोट देख सको तो जिस तरह मैं यहाँ थ्रेडिंग कर रहा हूँ, और इसी के पैरेलल में हमारे पास एक और थ्रेडिंग है जो कि अगर आप नोट करो तो वो कुछ ऐसे भी चल रही है, ठीक है। सो बेसिकली डबल जो है थ्रेड है, ठीक है। सो डबल थ्रेड में बेसिकली क्या है कि हमारे पास लीड जो है वो ट्वाइस ऑफ द पिच है। इसका मतलब है कि ऐसे केस में ये जो पिच है हो सकता है कि वो मिट्टी जब आपने एक कंप्लीट उसे फ्लिप दिया तो वो आपके पास यहाँ पहुँच जाएगा। और ये हमारे पास यूज़ होता है जो आपकी वाटर बॉटल्स या फिर दूसरी जो बॉटल्स के जो आप कैप बनाते हो और ढक्कन बनाते हो, वो बेसिकली आप नोट करिएगा कि वो आपके पास डबल थ्रेड या टू स्टार्ट होते हैं। तो इस वजह से आपने देखा कि आप बोतल का ढक्कन बहुत जल्दी आप ओपन कर लेते हैं। सो इसका ये एडवांटेज है कि लीड जितना बड़ा होगा, इसका मतलब है कि एक बार कंप्लीट घुमाने में वो इतना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, उतना ही आप कह लें कि आपके लिए एडवांटेज है, स्क्रू में ट्रैवल आपके पास ज़्यादा होगा। इसी तरह एक हमारे पास ट्रिपल थ्रेड भी होता है जिसमें 3 टाइम्स ऑफ द पिच जो है ट्रैवल करेगा। सो एडवांटेजेस कह लें मल्टीपल थ्रेड्स के ये हैं कि आपको थ्रेड हाइट आपको कम रखनी पड़ती है और लीड वगैरह या फिर फास्ट एडवांस ऑफ द नट जो है वो बढ़ जाता है। ये आपके पास सामने एग्जांपल है ट्रिपल स्टार्ट की। ओके जी, सो यहाँ आप देख सकते हो कि लीड जो है वो रेड के साथ हाईलाइटेड है, पिच जो है वो ग्रीन के साथ हाईलाइटेड है। आगे चलते हैं और डिफरेंट फॉर्म्स की बात कर लेते हैं कि हमारे पास कितने एग्जाम के स्क्रू थ्रेड्स पाए जाते हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास एक ब्रिटिश स्टैंडर्ड है या फिर ब्रिटिश स्टैंडर्ड विटवर्थ थ्रेड इसको बोलते हैं। ये बेसिकली ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होते हैं और इसके जो फाइनल वर्जन होते हैं वो हमारे पास स्टील या आयरन पाइप्स जिनके अंदर फ्लूइड चल रहा होता है उस जगह पे यूज़ हो रहे होते हैं। सो ये इसकी जो है कह लें कि बेसिक किसका आउटले है, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हो उसकी हाइट वगैरह डिफाइंड है और उसकी पिच डिफाइंड है और उसका एंगल जो है एंगल ऑफ जो आपस में कहने के बिटवीन द थ्रेड्स वो आपके पास गिवन है। उसके अलावा हमारे पास ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड मौजूद हैं। ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंटेशन या जहाँ प्रिसीजन हमें चाहिए होती है वहाँ यूज़ होते हैं। इसका आप देखने का ये जो एंगल है ये निस्बतन कम है। सो इसका जो है डिफरेंट हाइट वगैरह और वो तमाम पैरामीटर्स यहाँ आपके पास गिवन है। उसके बाद हमारे पास है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड ANSI, उसके कुछ मौजूद हैं। ये बेसिकली रफ़ यूसेज के लिए यूज़ किए जाते हैं, जनरल पर्पज़ हैं, बोल्ट नट स्क्रूज़ वगैरह इस स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाए जा सकते हैं। और इसके दरमियान आप एंगल भी देख रहे हैं कि वो यहाँ बढ़ गया है और बढ़ के 60 डिग्री हो गया। उसके अलावा हमारे पास यूनिफाइड थ्रेड स्टैंडर्ड मौजूद हैं। यूएनएस स्टैंडर्ड कह लें कि बेसिकली USA, UK और कनाडा के दरमियान फोकस है। इशू क्या बनता था कि हमारे पास लाजमी बात है जब कॉलोनियल वर्ल्ड था और उसके बाद भी जब हमारा ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इंडस्ट्रियल एक बूम किया है तो USA और कनाडा चूँकि साथ साथ थे और UK से ही बेसिकली लोग USA माइग्रेट करके गए थे, तो इन्होंने आपस में एक इस्टेब्लिश किया एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड जो कि वहाँ तमाम मुल्कों की इंडस्ट्रीज़ कॉमन मानेंगी और उसको यूटिलाइज़ करेंगे। सो UN स्टैंडर्ड इस तरह से बना था। UN स्टैंडर्ड जो है इनकी भी 3 कैटेगरीज होती हैं। जो क्लास 1 कैटेगरी होती है वो आपके पास है ब्रॉडेस्ट टॉलरेंसेस, वो हार्डवेयर क्वालिटी यानी कि नॉर्मल जो आपने नॉर्मल एप्लीकेशन उसके लिए यूज़ करना है। उसके बाद क्लास 2 है, ये क्लोजर टॉलरेंसेस हैं यानी कि हायर क्वालिटी के हैं, ठीक है, बेटर क्वालिटी मेटिंग के लिए यूज़ हो रहे हैं। उसके बाद क्लास 3 है जो कि हाईएस्ट प्रिसीजन है। यह हम बात करेंगे कि हमारे पास जो UNS की कह लें कि अगर आपने इसको करना है तो वो आपके पास कैसे होगा। सो उसमें जो है कह लें कि अगर ए आपके पास आ रहा है लिखा हुआ तो इसका मतलब है कि एक्सटर्नल थ्रेड है यानी कि बोल्ट वगैरह यूज़ है। अगर बी है इंटरनल थ्रेड है तो इसका मतलब है कि नट वगैरह की बात हो रही है। सो ये जो UNC है, सी का मतलब है कि ये इनकी कोर्स सीरीज़ है, COARSE। कोर्स का जो मतलब होता है वो होता है रफ़, ठीक है। सो यानी कि बेसिकली रफ़ जो या फिर क्लास 1 है बेसिकली उसको आप कह लें कि हम कवर करेंगे, क्लास 2 को कुछ केसेस में कवर कर रहे होंगे। सो अगर ये हमारे पास कुछ इस तरह से इनका नॉमेनक्लेचर होगा, सो 1/4 जो है इसका पहले मेजर डायमीटर को कहलाएगा, ठीक है, या फिर नॉमिनल डायमीटर। उसके बाद 20 जो है वो उसकी पिच होगी 20 थ्रेड्स पर इंच। उसके बाद UNC यानी कि ये हमारी कोर्स सीरीज़ है। और उसके बाद आपके पास ये क्लास 2 फिट है, ठीक है, ये क्लास 2 हमने यहाँ से डिस्कस की। और उसके बाद ए का मतलब है कि वो आपके पास एक्सटर्नल थ्रेड है। सो ये कुछ इस तरह से जो UNS सीरीज़ होती है उसके नाम दिए जाते हैं। अच्छा, फ़र्ज़ किया कि आपके पास अगर वो क्लास 3 का होगा ना
तो वो UNC की जगह आपके पास UNF लिखा जाएगा, यानी कि फाइन थ्रेड। सो यूँ बेसिकली इसको किया जाता है, ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए था। अच्छा, उसके बाद कुछ और फॉर्म्स भी हैं जिनमें ये स्केयर थ्रेड मौजूद हैं। ये पावर ट्रांसमिशन में यूज़ होते हैं, मगर इनका नुकसान ये कि बहुत डिफ़िकल्ट टू मैन्युफैक्चर हैं कि आपके पास ये मशीनिंग वगैरह से उस तरह नहीं बनाया जाता है। तो उसका फिर हल ये निकाला गया कि हमने एक्मी थ्रेड्स बनाए। एक्मी थ्रेड्स जो हैं वो स्ट्रॉन्गर भी हैं थोड़े से, आप कह लें कि स्केयर थ्रेड से। उसके बाद जो है ये एज ए लीड स्क्रू यूज़ हो रहे हैं हमारे पास लेथ के अंदर। उसके बाद ये हमारे पास वेल्व्स में यूज़ होते हैं, बेंच वाइज के अंदर एक्मी थ्रेड्स यूज़ होते हैं। उसके बाद हमारे पास नकल थ्रेड्स हैं। नकल थ्रेड जो है वो रफ वर्क के लिए यूज़ होता है। ये हमारे पास रेलवे कैरिज कपलिंग्स हो गई, या फिर कह लें कि जो नेक होगी ग्लास बॉटल्स की, वहाँ जो है कुछ इस किस्म की हैं। फिर कह लें कि जो ढक्कन जहाँ आप लगाते हैं बेसिकली वहाँ आपके पास ये यूज़ होती हैं। उसके बाद हमारे पास बटरेस थ्रेड्स हैं। बटरेस थ्रेड जो है कह लें कि एक्मी और जो कह लें कि अगर आप कंबाइन करते हैं स्केयर को, उसके दरमियान का एक वर्जन बनता है। इसका ये वहाँ यूज़ होते हैं जहाँ आपके पास आपने लोड ट्रांसमिशन या फिर ट्रांसमिशन आपने सिर्फ एक डायरेक्शन में ही करनी होती है। बेंच वाइजेस के अंदर ये यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आखिरी जो है वो ISO थ्रेड्स हैं। ISO थ्रेड जो है हमारे पास मोस्ट खैर कह लें कि कॉमनली यूज़ हैं। तो इसमें बेसिक जो है वहाँ कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। यानी कि अगर आप ब्रिटिश स्टैंडर्ड की बात करें और ISO की बात करें ना, तो दोनों सेम ही है, ठीक है। और अगर आपने यहाँ बताना होता है ना, तो इनका ये देखें आपके पास यहाँ कुछ इस तरह से ही मेंशन होंगे स्क्रूज। M8 का मतलब है कि M यानी कि मेजर डायमीटर कह लें कि 8 mm है, और 1.25 जो है वो उसकी पिच है। अगर तो आपके पास जो है ये राइट हैंडेड स्क्रू है तो कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर लेफ्ट हैंडेड स्क्रू है तो आप साथ यहाँ लेफ्ट हैंड यहाँ मेंशन करोगे, ठीक है। और ये ISO कोर्स सीरीज़ है। खैर, सो डैट वाज फॉर योर नॉलेज। आगे चलते हैं। ये अगर आप ये देखो तो ये आपकी बुक से नहीं है, एक और बुक से मैंने लिया है। इसमें आप देख रहे हो कि UNC थी सीरीज़, ये आपके पास जो हमने UNS सीरीज़ के हमने वहाँ पढ़े थे, ये उसके स्क्रूज हैं। उसमें आप देख सकते हो कि आपको डिफरेंट साइजेस गिवन है, और जो मेजर डायमीटर है उसके मुताबिक आपको यहाँ आपको पता लग रहा है कि उसका माइनर डायमीटर कितना है, उसके थ्रेड्स कितने हैं, ठीक है। और इसी तरह यहाँ देख रहे हो कि एक फाइनर सीरीज़ भी है, UNF भी है और UNC भी है। दो सीरीज़ बेसिकली UNS के अंदर आती हैं। इसी तरह ये हमारे पास ISO के लिए इसमें देख रहे हो कि M3, 3.5, फिर आगे M8 एंड सो ऑन। इसी तरह ये लाइन लिस्ट आपके पास चलती जा रही है। इसकी भी इसी तरह पिच, माइनर डायमीटर वगैरह गिवन है। अच्छा, उसके बाद जो है हम यहाँ इसको देख लेते हैं कि हमारे पास एक एग्जांपल है कि हमारे पास एक पावर स्क्रू है और उसका जो डायमीटर है वो 23 mm है। यानी कि इसका जो है आपके पास मेजर डायमीटर है वो 23 mm है और इसकी पिच जो है वो 7 mm है। सो हमने इसके जो है फाइंड करना है, कह लें कि थ्रेड डेप्थ फाइंड आउट करनी है, थ्रेड विड्थ फाइंड आउट करनी है, मीन और रूट डायमीटर फाइंड आउट करनी है, लीड प्रोवाइड करना है। जबकि ये हमारे पास कह लें कि स्केयर थ्रेड यूज़ हो रहा है और इसको हम रिपीट करेंगे अगर वो एक्मी थ्रेड यूज़ हो रहे हैं। सो हमारे पास ये दो डाटा गिवन थे, ठीक है। ये 23 mm गिवन है और ये 7 mm गिवन है। उसके बाद अगर आप देखें तो कुछ इस तरह से हमारे पास ये स्केयर थ्रेड बनते हैं। अगर मैं आपको यहाँ दोबारा दिखा सकूँ तो आप ये देख रहे हो कि ये आपके पास स्केयर थ्रेड मौजूद है। अगर आपके पास यहाँ पिच मौजूद हो तो आप इसकी हाइट निकाल सकते हो जो कि P/2 है, ठीक हो गया। और यहाँ से विड्थ आपने निकालनी है थ्रेड की तो वो भी P/2 है। अब चलते हैं आगे, यहाँ सॉल्व करके देख लेते हैं इसको। सो यहाँ देखें जी, आपने ये फिगर बनाई, आपने यहाँ पिच लिखी जो कि 7 mm है। सो आपको यहाँ से पता लग गया कि थ्रेड डेप्थ या फिर कह लो कि जो हाइट है वो P/2 यानी कि 3.5 mm है। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये होगी P/2, 3.5 mm। इसी तरह आपके पास जो विड्थ है वो भी आपके पास 3.5 mm है, क्योंकि हमने बात की थी कि जो ये डायमेंशन है जो कि मैंने भी हाईलाइट की है, ये आपके पास ये भी P/2 है। उसके बाद अब आ जाता है कि हमने मीन डायमीटर फाइंड आउट करना है। सो मीन डायमीटर क्या होगा? मीन डायमीटर वुड बी मेजर डायमीटर, ठीक है, माइनस माइनर डायमीटर, ठीक है। और सॉरी ये नहीं होगा, जस्ट वेट अ सेकेंड। ओके, सो एक मिनट रुकिए, इसको भी हम देख लेते हैं। अच्छा, ये बेसिकली आपके पास मीन डायमीटर कैसे निकलेगा? मीन डायमीटर बेसिकली पिच डायमीटर होता है। तो अगर आप ये एज्यूम करो कि हमारे पास ये सेंटर लाइन है, ये आपके पास लाइन होगी मेजर डायमीटर की,
ठीक है। उसके बाद ये लाइन हो गई आपके पास माइनर डायमीटर की, ठीक है, सॉरी इसका पीछे करें, माइनर डायमीटर की। यहाँ दरमियान में अगर मैं यहाँ कलर चेंज कर दूँ और ये जो लाइन है यहाँ, ये आपके पास होगी पिच डायमीटर, ठीक है। अब पिच डायमीटर कैसे निकलेगा, देखें पिच डायमीटर जो है इन बिटवीन होता है आपके पास, ठीक है। हमने यहाँ अगर मैं आपको थ्रेड्स की पीछे दिखाऊं जो हमने तमाम कवर की हैं, यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ भी पिच डायमीटर दरमियान में आ रहा था, ठीक है। और आप यहाँ जितने भी केसेस देखेंगे वहाँ पिच डायमीटर होता है दरमियान में, इन बिटवीन होता लाइक करता है। सो बेसिकली आप यूँ फ़र्ज़ करें कि अगर मेरे पास जो है मेजर माइनर डायमीटर है, ठीक है, और उसमें जो है कह लें कि मैं पिच ऐड कर देता हूँ, ठीक है। सो वो मेरे पास क्या बनेगा, डी मेजर, ठीक हो गया। और इसी तरह अगर जो है आपने मेजर माइनर डायमीटर फाइंड आउट करना है, सो आप मेजर डायमीटर में से आप कह लें कि पिच माइनस कर देंगे, ठीक है। सो नॉट एग्जैक्टली आपके पास ये 2 इंटू पी होगा, ठीक है। वो भी क्यों होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा सॉरी, ओके, अब हम बात कर लेते हैं मीन डायमीटर की। तो मीन डायमीटर के केस में अगर आप देखें तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है कि मेजर डायमीटर माइनस माइनर डायमीटर इज इक्वल टू पिच। तो ये हमारे पास एक्चुअल रिलेशन होता है। तो अगर हम बात करें आपके पास जो मेजर डायमीटर है और माइनर डायमीटर, यानी कि फ़र्ज़ करें अगर ये आपके पास थ्रेड है और इसके ये दरमियान में ये सेंटर है, तो लाजमी बात है कुछ उसके थ्रेड आपके पास ये यहाँ भी होंगे। सो अगर ये सेंटर है और यहाँ से ये डिस्टेंस जिस तरह आपको 23 बता रहा है कि ये सेंटर से बेसिकली ये जो डिस्टेंस है या ओवरऑल आपके पास ये 23 है, यानी कि ये डिस्टेंस आपको बता रहा है कि ये 23 है। सो अगर आपने जो है यहाँ से पिच डायमीटर कह लें कि माइनर डायमीटर फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो वो बेसिकली आपके पास या रूट डायमीटर जिसे हम कहेंगे, ठीक है, इसको हम साथ ही रूट डायमीटर भी लिखते हैं। सो ये डिस्टेंस आप देख रहे हैं कि ये डिस्टेंस जो है वो p/2 है। सो p/2 यहाँ से ऐड होता है और p/2 ऐड होता है यहाँ से, तो वो कंप्लीट आपके पास बन जाता है रूट डायमीटर इज इक्वल टू d माइनस पी, ये आ गया 16 mm। अब आ गया मीन डायमीटर। मीन डायमीटर होता है आपके पास यहाँ लाई करके। सो अगर ये p/2 है तो इसका मतलब है कि ये जो डिस्टेंस है ये आपके पास p/4 होगा, यहाँ भी p/4, यहाँ भी p/4, और इसी तरह कुछ यहाँ करके यहाँ भी p/4 होगा और वहाँ भी p/4 होगा। सो डी मीन डायमीटर इज इक्वल टू 23 मेजर डायमीटर माइनस 3.5/2, यानी कि ये जो डिस्टेंस था p/2 इसको मज़ीद आपको हाफ करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि p/2 था उसको हाफ किया, p/4 हो गया। और इसी तरह यहाँ जो डिस्टेंस है उसको भी आपको हाफ मज़ीद करना पड़ा। सो देखो दो चीज़ें हैं, या तो आप इसे 7/4 लिख दो या फिर इसको आप 3.5/2 लिख दो, दोनों एक ही चीज़ है। सो आपके पास यहाँ से मीन डायमीटर आ गया। और चूंकि सिंगल आपके पास थ्रेड है, सो लीड और पिच जो है वो इक्वल हैं, वो आपके पास हो गए 7 mm। आगे चलते हैं। एक्मी थ्रेड में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। सो एक्मी थ्रेड में अगर आप देखो थ्रेड डेप्थ इसमें भी वही 3.5 mm है, ठीक है। विड्थ जो है आपके पास एट पिच लाइन, ठीक है, वो भी आपके पास सिंपल वही है। मीन डायमीटर के लिए भी रिलेशन वही है और आपके पास रूट डायमीटर के लिए भी वही है और लीड भी आपके पास इवेंचुअली वही आएगी। अच्छा, उसके बाद जो है हम स्क्रू फास्टनर्स पे आ जाते हैं। बेसिकली स्क्रू फास्टनर्स का मतलब यह है कि वो स्क्रू जिनको आप टाइटनिंग अप वगैरह और इस तरह के कामों के लिए यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे पास होते हैं थ्रू बोल्ट्स। थ्रू बोल्ट बेसिकली कह लें कि सिलेंड्रिकल बार है जिसमें जो है एक साइड पे जो है एक नट लगा होता है और आप उसे टाइटन अप कर देते हैं, जिस तरह आप यहाँ देख सकते हैं कि ये आपके पास थ्रू बोल्ट कहलाएगा। फिर आपके पास आ जाते हैं टैप बोल्ट। टैप बोल्ट बेसिकली वो बोल्ट हैं जो कि आपके पास नट नहीं होते, बल्कि जहाँ आपने फिक्स करना है दो सर्फेसेस को, उसके इंटरनल ग्रूव बने होंगे, तो आप उनको वहाँ से फास्टन अप करेंगे।
उसके बाद आ जाते हैं स्टड्स। स्टड बेसिकली वो स्क्रूज हैं जिनके एक्चुअल हेड नहीं होता, उनके दोनों साइड पे स्क्रूज ही होते हैं, यानी कि एक साइड से उसने अंदर को टच कर दिया और एक ऊपर वाली साइड पे आपने उसके साथ नट के साथ उसे फासन अप कर दिया। उसके बाद आ जाते हैं कैप स्क्रूज। कैप स्क्रूज बेसिकली बोल्ट्स ही होते हैं, मगर उनका साइज़ थोड़ा सा कह लें छोटा होगा और उनके हेड्स डिफरेंट होंगे। मसलन आप यहाँ देख सकते हो हेक्सागोनल हेड है, उसके बाद फिसलर हेड है, फिर राउंड हेड इसको कहा जाता है। ये आपके पास सिंपल जो पेचकस वाला है इसको हम फ्लैट हेड बोलते हैं। उसके बाद आपके पास हेक्सागोनल सॉकेट है, उसके बाद आपके पास फ्लूटेड सॉकेट है। सो इस तरह के डिफरेंट आपके पास हैं और इसी तरह यहाँ भी आप देख सकते। उसके बाद ये जो है ये हमारे पास है मशीन स्क्रूज आते हैं। मशीन स्क्रूज जो हैं बेसिकली कैप स्क्रूज ही होते हैं, मगर कह लें कि उनमें जो है एक स्क्रू ड्राइवर या पेचकस के लिए हमने एक स्लॉट बनाई होती है। अगर आप यहाँ जूम इन करके मैं आपको दिखा सकूँ, अगर आप इसको देख रहे हो यहाँ पे प्रॉपर स्क्रू ड्राइवर के लिए स्लॉट बनी हुई हैं सारों में। सो ये आपके पास जो है मशीन स्क्रूज कहलाते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास सेट स्क्रूज आ जाते हैं, जो कि मेन हमने एक चीज़ कवर भी करनी थी। सो आपके पास जो सेट स्क्रूज हैं दे आर यूज टू प्रिवेंट रिलेटिव मोशन बिटवीन टू पार्ट्स। सो ये उस केस में यूज होते हैं। A set screw is screwed through a threaded hole in one part so that its point या फिर end of screws presses against the other part. This resists a relative motion between two parts by means of friction between two screws and of the other part. Basically कह लें कि ये thread ही होते हैं, threaded joints हैं, मगर कह लें कि इनके अपने ऐसे उस तरह हेड नहीं होते, बल्कि कह लें कि कोई की वगैरह या इस तरह की चीज़ आप यूज़ करते हैं इसको टाइटन अप करने के लिए। अभी हम इस पर बाद में आएंगे। अगर आप इसको यहाँ से देखें, ठीक है, सो ये देख रहे हो कि ये सिंपल आपके पास स्क्रूज हैं और इसके अंदर ही हल्का सा अंदर एक ग्रूव बना हुआ है कि कोई चाबी वगैरह से आप इसको रोटेट करा सकते हैं। इसकी बेहतरीन एग्जांपल आपने इसको यूटिलाइज होते देखा होगा, जो लेथ के 3 जॉ चक हैं उनके अंदर ये एट टाइम जो इस तरह की मशीनरी के अंदर यूटिलाइज हो रहा होगा। उसके बाद जो है अगर हम बात कर लें कि जो है दे मे बी यूज इंस्टेड ऑफ की, ठीक है, कीज़ जो हमने पढ़ी थी शाफ्ट के साथ कीज़ होती हैं, तो उनकी जगह पे भी इनको यूज़ कर सकते हैं टू प्रिवेंट अ रिलेटिव मोशन बिटवीन अ हब एंड अ शाफ्ट इन अ लाइट पावर ट्रांसमिशन मेंबर्स. They also may be used in connection with the key where they prevent relative axial motion of the shaft key and hub assembly. यानी कि बेसिकली टाइटन अप के लिए कि आपके पास जो हब है और की शाफ्ट आपस में रिलेटिव मोशन हो बल्कि एक यूनिफॉर्म मोशन है, तो हम कीज़ को इनको सेट स्क्रूज को यूज़ करते हैं टाइटन अप करने के लिए. यहाँ से आपको ज़्यादा बेहतर नज़र आया होगा. ये एग्जांपल देखो, सो आप देख रहे हो कि ये लोअर बॉडी और इसके साथ जो है इसको यहाँ कनेक्ट किया हुआ है सेट स्क्रूज ने, ताकि जो है रिलेटिव मोशन ना हो. उसके बाद अगर इसमें कुछ पैरामीटर्स हैं, अगर आपने डायमीटर ऑफ सेट स्क्रूज फाइंड आउट करने हैं उसके लिए ये रिलेशन है. टेंजेंशियल फोर्स फाइंड आउट करनी है कि जो है सरफेस ऑफ शाफ्ट पे कितनी एग्जाम्प्ट हो रही है वो आपने फाइंड आउट करनी है. टॉर्क कितना ट्रांसमिट हो रहा है सेट स्क्रू से वो यहाँ से निकलेगा. पावर कितनी ट्रांसमिट हो रही है, सो उसके लिए ये रिलेशन मौजूद है. उसके बाद जो है चूँकि हम फास्टनर्स की बात कर रहे हैं, सो मुनासिब होगा कि हम नट्स और वॉशर्स को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लें. नट बेसिकली हमारे पास फ्लैट पीस ऑफ मेटल है या फिर कोई और मटेरियल भी हो सकता है, स्क्वायर या हेक्सागोनल, जो कि आपके पास बोल्ट को स्क्रू करने के लिए यूज़ होते हैं ताकि एज अ फास्टनर यूज़ कर सकें. अब इसमें डिफरेंट टाइप हैं. अगर देखो तो आपके पास स्टैंडर्ड हेक्सागोनल नट है, उसके बाद हेक्स जैम नट होता है, इसको हम कैसल नट बोलते हैं. ये आपके पास एकॉन नट है, ये आपके पास स्प्रिंग नट है. आपने डिफरेंट आपने यूज़ होते हुए देखे होंगे. उसके बाद लॉक नट्स होते हैं. लॉक नट बेसिकली जो है कह लें कि वो उसको एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है कि जैसे जैसे पार्ट मूव कर रहा है तो कहीं नट जो है वो आपस में लूज़ ना हो जाए. सो इसका बेसिकली कह लें कि अगर आप दो नट्स को इकट्ठा आप किसी तरह जॉइन कर दें किसी तरह, ठीक है, सो वो आपके पास कह लें कि या फिर आप कह लें कि आप नट को जो है किसी कॉटर पिन या फिर जो है कोई कैसल नट वगैरह के साथ फिक्सअप कर दें, तो बेसिकली वो लॉक नट कहलाएगा. उसके बाद हमारे पास वॉशर्स आ जाती हैं. प्लेन वॉशर जो है बेसिकली आपके पास फ्लैट डोनट शेप जो है पार्ट है, ठीक है, जो कि एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ा देता है बिटवीन बोल्ट हेड एंड नट और क्लैम्प पार्ट के लिए. आपने देखा होगा कि स्क्रूज को लगाने के लिए हम वॉशर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है. तो वॉशर का यही पर्पस होता है कि एरिया ऑफ कांटेक्ट थोड़ा सा बढ़ा दे ताकि जो है इजीली आप उसे टाइटन अप कर सकें. इसी तरह लॉक वॉशर्स यूज़ होती हैं जो बेसिकली लूजनिंग ऑफ नट्स को कह लें कि प्रिवेंट करती हैं. लॉक नट्स के ऑपोजिट जो है बेसिकली ये चीज़ है. सो दे कैन बी यूज्ड अंडर अ नट और अ बोल्ट अंडर हेड ऑफ अ मशीन स्क्रू, ठीक है, वहाँ यूटिलाइज हो सकते हैं. इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, आप लोग देख सकते हैं.
उसके बाद पावर स्क्रूज़ पे आ जाते हैं। सो पावर स्क्रूज़ को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, इसके बेसिक्स हम कवर करेंगे और फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। सो पावर स्क्रूज जो है उनको हम लीड स्क्रू भी बोलते हैं, ट्रांसलेशन स्क्रूज भी बोलते हैं, यूज टू कन्वर्ट रोटरी मोशन इनटू ट्रांसलेटरी मोशन। इसमें 3 बेसिक पार्ट्स होंगे, स्क्रू है, नट है और रोटेटिंग मैकेनिज्म है। अगर आप यहाँ से देखो तो ये 2 तरह के स्क्रूज हो सकते हैं, ठीक है। सॉरी, ये आपके पास जो आपको नज़र आ रहा है ये सिंगल राइट हैंड थ्रेड है, ये आपके पास डबल राइट हैंड थ्रेड है, यानी कि एक थ्रेड आपके पास ये लाइन ये चल रही है, इसी तरह एक लाइन जो है आपके पास ये देखें, ये ग्रीन में एक ये लाइन स्टार्ट हुई है और ये स्टार्ट हुई है। सो ये बेसिकली डबल हेडेड है। सो इसमें कह लें कि लीड ज़्यादा है, सो यानी कि डिफरेंस इसमें डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल होगा। न्यूमरस इसकी एप्लीकेशन हैं, आपके पास जो है लेथ मशीन में यूज़ हो रहा है, स्क्रू जैक में यूज़ हो रहा है, वाइस में यूज़ हो रहा है, बेंच वाइस में, टेस्टिंग मशीन में, प्रेसेस वगैरह के अंदर यही यूज़ हो रहा है। इस सिंपल इसमें देखो ये एक्ट कैसे करता है कि आपके पास जो है ये फोर्स है, या आपके पास जो है आर है और लोड जो है उसको हमने डाउनवर्ड वगैरह मूव कराना है, जो मूव कर रहा है, ठीक है। सो इस तरह से है और जितना डिस्टेंस मूव करेगा, ठीक है, वो डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट आपका वो कंप्लीट राउंड फ्लिप है। और ये डी एल है, यानी कि लोड ने कितना मूव किया, सो डैट वुड बी इक्वल टू इट्स लीड, आप इसे कह सकते हैं, ठीक है, या फिर पिच के इक्वल की होगा। इन मोस्ट ऑफ द पावर स्क्रूज द नट हैज एक्सियल मोशन अगेंस्ट रेजिस्टिंग एक्सियल फोर्स व्हाइल द स्क्रू रोटेट्स इन इट्स बेयरिंग्स, ठीक है। इन सम स्क्रूज द स्क्रू रोटेट्स एंड मूव्स एक्सियली अगेंस्ट रेजिस्टिंग फोर्स व्हाइल द नट इज स्टेशनरी, यानी कि कुछ केसेस में आपके पास क्या होता है कि कुछ केसेस में आपके पास सिर्फ नट रोटेट करेगा, स्क्रू स्टेशनरी रहेगा, ठीक है, और एक्सियली मूव करेगा, यानी कि जो अगर ये स्क्रू है, ठीक है, और ये आपके पास नट है, सो ये नट आपके पास यूँ मूव कर रहा होगा, एक्सियली मूव कर रहा होगा। कुछ केसेस में क्या होगा कि हमारे पास जो है नट हमारे पास स्टेशनरी होगा, मगर जो स्क्रू है वो मूव कर रहा होगा। और कुछ केसेस में जो है नट रोटेट भी कर रहा होता है और आपके पास जो है स्क्रू भी आपके पास कह लें कि एक्सियली मूव करता है, ठीक है, विद नो रोटेशन, यानी कि कह लें कि बेसिकली नट अपने राउंड मूव कर रहा है और जो स्क्रू है वो फिर सिंपल ट्रांसलेट यूँ कर रहा है। सो ये भी केस हो सकता है। सो आगे चलते हैं जी, कुछ डिफरेंट टाइप्स के इसमें जो है यूज़ होते हैं। सिंपल सबसे पहले जो है स्केयर थ्रेड यूज़ होता है। स्केयर थ्रेड जो है कह लें कि अडेप्टेड फॉर द ट्रांसमिशन इन आइदर डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में अगर आपने लोड कर लिया, अप मूव करना है, डाउन मूव करना है, सो उसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ डिफिकल्ट टू कट विद टैप्स एंड डाइज, इट इज़ यूजुअली यूज्ड ऑन it is usually cut on a lathe with a single point tool and it cannot be easily compensated for wear. So wear tear इसमें बहुत ज़्यादा आ जाता है। उसके बाद हमारे पास जो है एक्मी थ्रेड्स हैं। एक्मी थ्रेड जो है स्केयर थ्रेड की थोड़ी सी एक बिगड़ी हुई फॉर्म या मॉडिफिकेशन है। इट इज़ यूज वेयर अ स्प्लिट नट इज रिक्वायर्ड। एक्मी थ्रेड में भी कट बाय मीन्स ऑफ डाइज एंड इट इज़ मोर इजीली मैन्युफैक्चर्ड दैन स्केयर थ्रेड। ये आपके पास स्प्लिट नट है, यानी कि 2 डिफरेंट नट हैं और आपने इनको यूँ फिक्स कर देते हैं और फिर आगे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, क्या लेके नट मूव करेगा, वो जो हमने डिस्कशन की उसमें। उसके बाद जो है हमारे पास बटरेस थ्रेड हैं। बटरेस थ्रेड कह लें कि ये वहाँ यूज़ होते हैं जहाँ आपके पास लार्ज फोर्स एक्ट कर रही है अलॉन्ग द स्क्रू एक्सिस इन वन डायरेक्शन ओनली, ठीक है। ये आपके पास अदर थ्रेड्स की वजह से स्ट्रॉन्गर हैं, बट क्योंकि इनकी जो बेस है थ्रेड की वो ज़्यादा है। ये अब देख रहे हैं कि ये जो बेस है इसकी, ये बेस इनकी निस्बत ज़रा ज़्यादा है, तो इसकी वजह से जो है, और यहाँ से आप देख रहे हैं कि इसका ये जो कॉन्टैक्ट एरिया है, ये कॉन्टैक्ट एरिया भी दोनों की निस्बत ज़्यादा है। सो बेसिकली स्क्रूज़ में और वाइसेस के अंदर ही हमारे पास यूज़ होता है। उसके बाद ये स्क्रू थ्रेड्स की कुछ एप्लीकेशन आप देख सकते हैं, ठीक है। ये लेफ्ट हैंडेड कुछ इस तरह के हैं, ये राइट हैंडेड हैं। ये आपके पास वाइस है, इसके अंदर यूज़ हो रहा है। ये आपके पास जो है वो जैक है, उसके अंदर यूज़ हो रहा है। सो कुछ इस तरह की एप्लीकेशन है। उसके बाद ये एक्मी थ्रेड्स हैं। एक्मी थ्रेड्स ये देख रहे हैं कि मैन्युफैक्चर हो रही हैं एक जगह। ये कुछ एक्मी थ्रेड्स कुछ इस किस्म के होते हैं आपके पास, ठीक है, लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड। उसके बाद ये आपके पास बटरेस थ्रेड्स हैं। बटरेस थ्रेड अगर आप यहाँ भी गौर से देखो, सो ये एक डायरेक्शन में आपके पास यूँ, इस डायरेक्शन में, दूसरी डायरेक्शन में यूँ स्ट्रेट है। सो ये उसकी जो है मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। अगर आप यहाँ एक्मी थ्रेड्स देखो, सो आप ये दोनों साइड पे मेजर कर सकते हो कि दोनों साइड के ऊपर इंक्लिनेशन आ रही है। ओके, उसके बाद जो है हम सिंपल कैलकुलेशन की तरफ चले जाते हैं, यानी कि जो फार्मूलाज यूज़ होने जा रहे हैं। अव्वल तो हम इसे कल के लेक्चर में भी देखेंगे, बट थोड़ी सी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं कि
जो चीज़ें इसमें कॉमन है, ठीक है। सो पी जो है उसमें पिच ऑफ स्क्रू है, डी जो है मीन डायमीटर ऑफ द स्क्रू है, अल्फा जो है वो हेलिक्स एंगल है। हेलिक्स एंगल का मतलब ये है कि ये एंगल आप देख रहे हो कि ये हेलिक्स जो यूँ सबटेंड हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको जूम इन कर दूं, सो ये अगर आप यहाँ गौर से देखो, ये जो एंगल ये बन रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, सो ये बेसिकली आपके पास अल्फा कहलाता है, ठीक है। यानी कि अगर हम इसको यहाँ जिस तरह ये बना भी हुआ है आपके पास के, ये एंगल जो है आपके पास आ गया अल्फा। उसके बाद जो है पी जो है बेसिकली वो एफर्ट है जो कि आपने अप्लाई करनी है ताकि एक लोड जो है लिफ्ट हो सके। डब्ल्यू वो लोड है जो कि आपने लिफ्ट किया जा सके, मैक्सिमम लोड है। उसके बाद म्यू जो है वो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बिटवीन द स्क्रू एंड नट। लाजिम बात है नट और स्क्रू ने मूव करना है, जैसे हमने बात की थी कि कुछ केसेस में स्क्रू मूव करेगा, कुछ केसेस में नट मूव करेगा, तो इनके दरमियान लाजिम होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा। सो बेसिकली म्यू से अप्लाई होता है, या फिर हम उसको जो है tan ऑफ फाई भी बोलते हैं, ठीक है। सो tan ऑफ फाई या म्यू जो है ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होते हैं। सो बेसिकली फ्यू जो है वो फ्रिक्शन एंगल है। बेसिकली इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसी होती है कि अगर आपके पास ये एक इंक्लाइंड सरफेस है, ठीक है, और आपने यहाँ लोड रखा हुआ है, अब आपने क्या किया कि आपने इतनी इसके ऊपर यहाँ ये एक्सपेरिमेंट आपने मैकेनिक्स लैब में किया भी हुआ है कि आपने यहाँ एक इतनी फोर्स लगानी है कि ये हल्का सा मूव करना शुरू करे, ठीक है। सो बेसिकली कह लें कि वो जो एंगल बनता है थीटा, वो बेसिकली आपके पास tan ऑफ थीटा होता है, ठीक है। सो बेसिकली वो क्या करेगा कि एक आपके पास फोर्स है, ठीक है, और ये बेस जो है बेसिकली वो आपकी अप्लाइड फोर्स है जो कि आपने यहाँ अप्लाई करके इसको मूव कराना है। सो इन दोनों के जो रिलेशन है वो बेसिकली आपके पास जो है tan ऑफ थीटा कहलाता है, या फिर आपके पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है। उसके बाद जो है फ़र्ज़ करें अगर आपने फाइंड आउट करना है कि आपको जो है लिफ्ट लोड करने के लिए आपको कितनी एफर्ट लगानी पड़नी है, ठीक है। सो उसके लिए रिलेशन हमारे पास कुछ ये मौजूद है। हम इसकी डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, सिंपल फार्मूलाज हस्बत कर लें, अगर चाहेंगे तो हम इसकी डेरिवेशन भी कर सकते हैं। उसके बाद ये T1 है, T1 बेसिकली टॉर्क रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन बिटवीन स्क्रू एंड नट। सो बेसिकली जो स्क्रू और नट के दरमियान फ्रिक्शन है उसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास ये रिलेशन मौजूद है। इसी तरह अगर हमने फ्रिक्शन को ओवरकम करना है बिटवीन एट फ्रिक्शन कॉलर जो है बेसिकली, ठीक है। सो ये हमारे पास ये कॉलर होता है। सो आप इसके ऊपर यहाँ लोड लग रहा है, सो आपने इसको जो है यहाँ से जो फ्रिक्शन आपने इसको ओवरकम करना है, सो उसके लिए ये रिलेशन मौजूद है। अच्छा, यहाँ दो चीज़ें यूज़ हो रही हैं। यहाँ देखो एक हो रही है यूनिफॉर्म प्रेशर, एक हो रही है यूनिफॉर्म वेयर कंडीशन। जब हम ब्रेक्स की बात करेंगे ना, तो हम वहाँ ये देखेंगे भी कि दो तरह के मेथड होते हैं डिज़ाइन करने के। या तो हम इसको यूनिफॉर्म प्रेशर पे डिज़ाइन कर लें। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर बेसिकली जो है P इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि हर पॉइंट के ऊपर फोर्स जो है यूनिफॉर्म लग रही है, हम इस अजम्पशन से ऊपर लेके चल सकते हैं। या फिर दूसरी कंडीशन होती है कि हम यूनिफॉर्म वेयर कंडीशन लेके चलें, यानी कि हर एक पॉइंट के ऊपर जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो सेम अप्लाई हो रहा है। तो अगर इन दोनों को लेके चलते हैं तो हमारे पास ये दो रिलेशन आ जाते हैं, यानी कि या तो T2 जो है कुछ इस तरह से आएगा, या फिर T2 के लिए ये रिलेशन होगी। और अगर आपने जो है ओवरऑल कह लें कि टोटल टॉर्क आपने फाइंड आउट करना टू ओवरकम द फ्रिक्शन टू रोटेट द स्क्रू, तो हमारे पास T1 प्लस T2 होता है, ठीक है। सो अगर जो है कह लें कि P1 आपके पास वो एफर्ट है जो कि आपने एंड ऑफ लीवर पे आपने लगाई है, ठीक है। सो टोटल टॉर्क जो है आपने अगर फाइंड आउट करना है कि आपको कितना आपको टॉर्क देना पड़ेगा कि आप इसे घुमा सकें फ्रॉम द एंड ऑफ द लीवर, तो उसके लिए आपके पास कुछ ये रिलेशन मौजूद है। मैकेनिकल एडवांटेज है, ठीक है, वो सिंपल के जो है आउटपुट ओवर इनपुट उनके दरमियान जो रेशियो है, ठीक है। सो बेसिकली लोड लिफ्टेड टू द एफर्ट अप्लाइड, उनके दरमियान रेशियो जो है वो आपके पास मैकेनिकल एडवांटेज है वो यहाँ से आ जाएगी। उसके बाद जो है कह लें कि अगर आपने लोअर लोड करना है तो उसके लिए कुछ ये फार्मूला मौजूद है। उसके बाद जो है फ्रिक्शन ओवरकम करनी है बिटवीन स्क्रू एंड नट, तो उसके लिए T1 मौजूद है। और T2 जो है इसमें ऐसे उस तरह नहीं हो, क्योंकि आपने जो है सिंपल इसको लोअर करना है। सो जो है यहाँ जो है हमारे पास इस केस में जो है वो आपके पास आएगा, ठीक है। यहाँ
कॉलर को जो है हमने यहाँ ओवरकम करना होता है, यानी कि कॉलर के ऊपर भी आपके पास लोड लग रहा होता है, क्योंकि यहाँ भी कुछ क्योंकि नट वगैरह जो है वो जब लगा हुआ है तो उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ R1 और R2 ये दो पैरामीटर्स आपके पास अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, जो कि आउटसाइड और इनसाइड रेडियस हैं कॉलर के, तो उसकी वजह से जो है क्या ना कि इसमें कुछ ये चीज़ें आ रही होती हैं। सो इसको हमें इस तरह कवर करने की ज़रूरत नहीं, बस हमें फार्मूलाज का पता होना चाहिए कि कौन सा यूज़ करना है। उसके बाद जो है एफिशिएंसी अगर हमने फाइंड आउट करनी है, दैट इज़ द रेशियो बिटवीन द आइडियल एफर्ट, यानी कि द एफर्ट रिक्वायर्ड टू मूव द लोड निगलेक्टिंग फ्रिक्शन, टू द एक्चुअल एफर्ट, द एफर्ट रिक्वायर्ड टू मूव द लोड टेकिंग फ्रिक्शन इनटू अकाउंट। सो अगर ये दोनों फाइंड आउट करने हैं और आपने अगर ओरिजिनल यानी कि करना अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होती सो वो P0 W tan अल्फा होगी फोर्स, और एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी हो आइडियल एफर्ट वो P0 है, एक्चुअल एफर्ट जो है वो आपके पास P है। सो इस तरह से हमारे पास यहाँ एफिशिएंसी आ जाएगी। अगर जो है हम स्क्रू फ्रिक्शन और कॉलर फ्रिक्शन को भी लेके चलते हैं, सो हमारे पास जो रिलेशन है वो कुछ इस तरह बनेगा कि टॉर्क रिक्वायर्ड टू मूव लोड निगलेक्टिंग फ्रिक्शन और डिवाइडेड बाय टॉर्क रिक्वायर्ड टू मूव द लोड इंक्लूडिंग स्क्रू फ्रिक्शन भी और कॉलर फ्रिक्शन भी। क्योंकि अगर आप यहाँ देखो तो हमारे पास यहाँ एक हमने फाइंड आउट ये क्या थी, हमारे पास यहाँ सिंपल स्क्रू फ्रिक्शन और दूसरी साइड पर यहाँ T2 जो थी हमारे पास वो थी कॉलर फ्रिक्शन। सो इन दोनों को करेंगे सो ये हमारे पास होगा। सो यहाँ जो है हमारे लेक्चर ख़त्म होता है। अच्छा, उसके बाद ये एक आखिरी एक ये चीज़ है कि अगर हमारे पास यहाँ एक्मी और ट्रेपेजॉइडल थ्रेड्स हो तो वहाँ अगर आपने जो है यहाँ RN फाइंड आउट करनी है, इनके रिजल्टेंट फोर्स कितनी लग रही है, सो उसके लिए हमारे पास ये रिलेशन मौजूद है। उसके बाद फिर फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड आउट करनी है, सो उसके लिए हमारे पास ये रिलेशन मौजूद है। सो इस तरह से जो है ये हमारे पास होगा। बाकी बिल्कुल उसी तरह ही हमारे पास ये चलेगा। स्क्वायर थ्रेड की जो है वो बिल्कुल एक्मी थ्रेड में इक्वेशन चलती ही हैं। एक्मी थ्रेड में सिंपल आपके पास क्या होगा कि जो μ1 है, ठीक है, यानी कि tan θ1 वो आपने पुट कर देना है म्यू की जगह पे, बाकी रिलेशन बाकी फार्मूलाज वही होंगे। सो यहाँ जो है हमारे लेक्चर ख़त्म होता है। अगर कोई क्वेरी है सो प्लीज़ लेट मी नो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो है हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखेंगे तो मज़ीद बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।